सुन रहा है ना तू? जी हाँ, हमारे इस बेहद ही नए पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ वैभव शर्मा। हमारे देश में महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों पर चर्चा फिर एक बार सक्रिय हो गई जब कोलकाता में एक लेडी डॉक्टर के साथ पहले रेप किया गया और फिर उनकी हत्या कर दी गई। देश इस पूरे के पूरे मामले से आक्रोशित है। मोमबत्तियां लेकर जहां विरोध प्रदर्शन निकाले गए तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी पश्चिम बंगाल की सरकार को फटकारा। लेकिन इस बीच सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर नए सिरे से क्या एक बार फिर से देश को महिला सुरक्षा को लेकर विचार करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसी ही एक ज्वाला तब भी जगी थी जब 2012 में निर्भया कांड हुआ था और 8 साल बाद 7 साल बाद माफ कीजिए, निर्भया के आरोपियों को सजा हुई, उन्हें फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया। तो सोचिए, एक ऐसा मामला जो नजीर पेश करने वाला था, जब उसमें 7 साल हमारे देश को लग जाते हैं न्याय देने में उस बेटी को, तो क्या महिला सुरक्षा पर हमें अपने देश में व्यवस्थाओं में सुधार करने की जरूरत है? इसी पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मिस्टर अभिजीत जुड़ रहे हैं, जो कि पेशे से एक वकील हैं। और आपका बहुत स्वागत है अभिजीत जी। आप पेशे से एक वकील हैं, जी। तो हम एक ऐसे देश में रहते हैं अभिजीत जी जहाँ पर रेपिस्ट जो होते हैं उन्हें भी वकील मिल जाते हैं। ये हमारे देश की न्यायपालिका की एक व्यवस्था है जहाँ पर अ, गुनाह करने वाला भी अपने वकील को लेकर कोर्ट में अपना केस लड़ता है, और किस तरीके से 7 साल तक उस केस को टाला जाता है। निर्भया केस की मैं बात कर रहा हूँ। ये हमारे देश के लिए एक बार फिर से सोचने की जरूरत है कि कैसे हम न्यायपालिका के इस चीज में सुधार लेकर आए। मैं चाहूंगा कि आप इस पर अपनी राय रखें। देखिए, बिल्कुल हमारे जो देश में भारतीय संविधान को हम लोग ध्यान में रखते हुए ये बात को आगे बढ़ाते हैं। हमारे देश में बिल्कुल एक रेपिस्ट जो होता है उसे भी एक डिफेंस लॉयर लेने का अधिकार है, जो कि हमारा संविधान देता है। और हम क्रिमिनल लॉ की जब बात करते हैं तो उसमें एक वर्ड होता है, एक फेज है। बेसिकली एक वर्ड नहीं है, एक फेज है जी। कि अनटिल प्रूवन गिल्टी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक दोष सिद्ध ना हो जाए जी। उसे हम, अब मीडिया तो रेपिस्ट का दर्जा उसे पहले ही दे देता है, जी। बट कानून मीडिया के तौर तरीकों पे विश्वास नहीं रखता है और ना ही उस रास्ते पे चलता है। तो जब न्यायपालिका में जो वो रेपिस्ट है, जो वो एक्यूज्ड है, जी। जब तक वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव नहीं हो जाता है तब तक हम उसे रेपिस्ट नहीं कह सकते हैं। अब यहाँ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का क्या मतलब हुआ? 100% जो गलती है, 100% जो उस पे इल्जामात लगाए गए हैं, जी। जब तक वो प्रूव नहीं हो जाते हैं, 99% भी अगर वो प्रूव होता है और 1% भी ये मौका है कि वो सही हो सकता है एक्यूज, तब तक उसे सजा नहीं होगी। जो आप निर्भया केस की बात कर रहे हैं, जी। उसमें क्या हुआ था ना, उसमें हुआ ये था कि जो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव हो जाने के बाद में अब जो एक्यूज था, जो रेपिस्ट था, उसमें अब उनके पास एक और प्रावधान होता है, वो क्षमा मांगने का राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति से। तो अब जितने भी एक्यूज थे वो क्या कर रहे थे, एक के बाद एक एप्लीकेशन राष्ट्रपति के पास भेज रहे थे। तो इसमें कुछ समय जाता है और इस समय के कटने के बाद ही उन्हें फांसी मिली थी, क्योंकि उन्हें कोई क्षमा मिला नहीं राष्ट्रपति से। जी। तो हमारा डिफेंस काउंसिल जो है वो इस प्रकार से काम करता है जी। कि एक्यूज को भी मिलेगा। अब तो ऐसा आ गया है, सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन था, अब पिछले 2-3 सालों से तो ऐसा आ गया है कि जो जेल में है, ठीक है, जो जेल में है और उसके पास अगर पैसा नहीं है वकील करने का, उसे भी वकील मिलेगा, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में एक नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है, जी। जिनका ये प्रस्ताव था। आपने डालसा के बारे में जरूर सुना होगा, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। जी। अब उनका ये काम है कि जो भी जेल में है अनरिप्रेजेंटेड एक्यूज्ड, उनको भी मुफ्त विधिक सहायता मिलेगी। तो ऐसा हमारा डेमोक्रेसी है और इसी तरीके से चलता है और ये बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। जी।
ये बिल्कुल सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन यहाँ पर जब 8-8 साल किन्हीं दोषियों को सज़ा देने में लग जाते हैं, तो एक बेबसी सी हर किसी की आँखों में नज़र आती है और फिर सवाल उठते हैं कि क्या जिस तरीके से हैदराबाद में एनकाउंटर कर दिया जाता है, क्या वो तरीका सही था? हालाँकि उसमें बाद में लूपहोल्स निकल कर सामने आते हैं कि पुलिस वाले जो हैं वो गलत इंसान का एनकाउंटर कर देते हैं। हैदराबाद केस का मैं बात का ज़िक्र कर रहा हूँ। अब लेकिन देखिए इसमें क्या है, हुँ, अगर हम इसे डेमोक्रेसी के हिसाब से देखें या फिर संविधान के हिसाब से देखें तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। जी। इनकाउंटर तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। हुँ, बट अगर हम इसे एक लार्ज सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से और उनकी खुशी या उनकी सेटिस्फेक्शन के रूप में देखें हुँ, तो बहुत अच्छी बात है इनकाउंटर हो जाना। लेकिन क्योंकि हम संविधान से बंधे हुए हैं तो ये बिल्कुल। बिल्कुल भी सही बात नहीं है। हुँ, और जो ये रेप वगैरह का जो घटना है जिसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का भी गठन किया गया है, जी, जी, जहाँ पे ये मामले स्पीडली डिस्पोज होते हैं, जी। जो अब तक का अभी कुछ दिनों तक पहले तक का जो हमारा फैक्ट था सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को मिला के, हुँ, कि लगभग पॉक्सो वगैरह के जो केसेस हैं वो 1,95,000 केसेस अब तक डिस्पोज ऑफ हुए हैं। और ऑन एन एवरेज 28 केस सालाना एक फास्ट ट्रैक कोर्ट डिस्पोज ऑफ करती है, जो कि सही मायने में देखा जाए तो बहुत कम डिस्पोजल है। जी, अगर हम इसके पीछे का बैकग्राउंड जाने कि आखिर क्यों इतना कम डिस्पोजल होते हैं, हाँ, तो एक बात सामने ये निकल के आएगी ना कि बहुत सारे चैलेंजेस, स्पेशल जो हुँ, फास्ट ट्रैक कोर्ट होते हैं उन्हें बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास ना उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हुँ, ठीक है ना, और एग्जिस्टिंग वर्कलोड जो पहले से वर्कलोड था वो भी उनके ऊपर शिफ्ट हो जाता है। और हुँ, जैसे जैसे ये घटनाएं बढ़ती जाती है वो वाले केसेस भी उनके ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। और जी, अगर देखा जाए गिनती के फास्ट ट्रैक कोर्ट कितने हैं तो वो निकल के आता है कि बहुत ज्यादा कम है। हुँ, नेसेसरी सपोर्ट स्टाफ जो होना चाहिए वो बहुत ज्यादा कम है। हुँ, तो इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का रोल आ जाता है कि वो इस चीज को किस तरीके से हैंडल करते हैं। जी। मैं आपसे ज़रा फास्ट ट्रैक कोर्ट का ये कांसेप्ट समझना चाहता हूँ, जिसमें आप बता रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में लूपहोल्स हैं थोड़े-से और जिसकी वजह से सुनवाई में देरी हो जाती है। तो हम्म। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में मामले जाते कौन से हैं और ये कैसे डिसाइड होता है कि ये मामला जो है इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में लड़ा जाएगा? देखिए क्या होता है ना कि एक एक्ट बन के आया था जी, जब ये निर्भया का केस हुआ। हाँ। उसके बाद एक एक्ट बन के आया जिसको हम कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। हुँ, ठीक है, अब क्या हुआ कि जस्टिस मिलने में बहुत ज्यादा डिले हो रहा था, जो हमने निर्भया के केस में देखा भी। हुँ, और सेक्सुअल ऑफेंसेस ऐसे ऑफेंसेस हैं ना जो इमोशन से जुड़े हुए ऑफेंसेस हैं, तो अब इनको फास्ट ट्रैक करना था, मतलब कि स्पीडी जस्टिस करवाना था। और हुँ, हमारा संविधान भी कहता है, जो हमारा फंडामेंटल राइट भी है, कि स्पीडी और फेयर जस्टिस होना चाहिए। हाँ, जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018 को पारित करते हुए जी, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया, जी, जिसमें स्पीडी जस्टिस का कॉन्सेप्ट को लाया गया। हुँ, और एक और चीज इसमें आ गया कि सुओ मोटो हुँ, जो रिट पिटिशन होता है, सुओ मोटो जो सुप्रीम कोर्ट अभी हुँ, कलकत्ता वाले केस में लिया है, बिल्कुल। उसका भी प्रावधान आ गया। हुँ, और हमारे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने हुँ, फास्ट ट्रैक कोर्ट का अप्रूवल और उसका एक पूरा का पूरा सेटअप बना के हुँ, सुप्रीम कोर्ट को दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने आगे फर्दर हुँ, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया। बट फास्ट ट्रैक कोर्ट में वैसे केसेस को डाला जाता है हुँ, जिसमें पॉक्सो से जुड़े हुए केसेस जी, होते हैं, मतलब जिसमें एक नाबालिग लड़की का रेप है, हुँ, मोलेस्टेशन है, हुँ, ठीक है, या फिर उसके मोडेस्टी पे सवाल है, जी, या फिर ईव टीजिंग है। हुँ, तो इन चीजों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई किया जाता है ताकि उनको स्पीडी जस्टिस मिल सके। जी, लेकिन लूप होल की अगर हम बात करें तो फिर से मैं उसी बात को दोहराता हूँ कि अभी भी इस चीज का गठन तो कर दिया, बहुत अच्छा चीज है फास्ट ट्रैक कोर्ट। हुँ। पर इसको जैसे हम कहते हैं ना कि एक प्लान अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें उसे फॉलो अप भी करना बिल्कुल चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी जिसका आप ज़िक्र कर रहे हैं। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, आपको जजेस की संख्या बढ़ानी पड़ेगी,
जी। सपोर्ट स्टाफ की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, और एक चीज जो आती है लिबर्टी। अब तो हमारे चीफ जस्टिस ने खुद कहा है कि जो नीचे वर्ग के जो जजेस होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस होते हैं, जी। वो ग्रास रूट लेवल पे रह के जो काम करते हैं ना, वो हाई कोर्ट के पास तो ग्रास रूट लेवल से उठ कर कोई केस जाता है। तो हम्म। डिस्ट्रिक्ट जज के पास जितना एक्सपीरियंस होता है, वो जिस तरीके से केसेस को डील करते हैं, हम्म। उतना अच्छा हाई कोर्ट नहीं कर पाता है। ये जी। बात खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था। तो हम्म। मैं यही कह रहा हूँ कि अगर हमें फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन करना है, तो हमें लोअर जुडिशियरी पे फोकस करते हुए जजेस की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, प्लस जो सपोर्ट सिस्टम है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पे ध्यान देना पड़ेगा हमें। जी, बिल्कुल आप महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ मैं शायद एक बात और जोड़ूंगा कि ऐसे मामले जो हैं वो इतने लंबे इसलिए खिंच जाते हैं क्योंकि कई दिनों तक जो रेपिस्ट होते हैं उनके जो डिफेंस लॉयर होते हैं वो आते ही नहीं है कोर्ट में, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में, जिसकी वजह से एक लंबे वक्त तक सुनवाई टलती रहती है। और जैसा निर्भया हुआ, कई मामले हैं जो जिसमें सुनवाई के लिए बहुत साल लग जाते हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठता है, क्या वकीलों की तरफ से केस को लंबा खींचा जाता है जानबूझकर? जैसे आपने जिक्र किया कि राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख डाली, उसके बाद एक लंबे वक्त तक आप अलग अलग पेच आजमाते रहे। जो वकील थे निर्भया केस में उन आरोपियों के, उन्होंने कितना लंबा टाला इस पूरे केस को। तो आपसे मैं जानना चाहता हूँ, क्या वकीलों की तरफ से केस को लंबा जानबूझकर खींचा जाता है? देखिए, ऐसा नहीं है कि हम्म। वकीलों की तरफ से लंबा खींचा जाता है। क्यों? क्योंकि जो जज होते हैं ना, हम्म। क्रिमिनल ऑफेंसेस और ऐसे सेंसिटिव ऑफेंसेस में अगर आप कोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं देते हो ना, तो फिर कोर्ट जो है आपके अगेंस्ट में डिसीजन कभी भी दे सकता है अगर आप नहीं आते हो कोर्ट में। तो ये बात तो है नहीं कि वकील इसे लंबा खींचते हैं। एक्चुअली होता क्या है ना, जो प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल पे हमने देखा है, हम्म। ये विक्टिम जो होते हैं ना, विक्टिम सोचते हैं कि बदनामी के डर से कह लो, जी। ठीक है, या फिर आप समाज सोसाइटी क्या सोचेगी, क्या इसकी शादी आगे होगी नहीं होगी, इस चक्कर में वो क्या करते हैं ना, आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनको ये बात पता नहीं होता है हाँ। कि इन सब मामलों में आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट नाम की कोई चीज नहीं है। हम्म। अगर केस कोर्ट में आ गया है, तो हम्म। फिर इन सब मामलों में आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट होने की कोई बात ही नहीं है। पर फिर भी ये क्या करते हैं, ये उस चीज को टालते रहते हैं। विक्टिम के घर वाले भी सोचते हैं कि अच्छा ठीक है, पैसा मिल रहा है, इसके दहेज में काम आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये सब जो मानसिक प्रक्रिया जो हम एक धारणा बैठा के रखे हैं ना, ये मेंटेलिटी चेंज करने की जरूरत है, पहली बात। और दूसरी बात जो ये है कि जो चिट्ठी लिखी जाती है राष्ट्रपति को, देखिए ये संवैधानिक अधिकार है, ठीक है। अगर अगर ये चीज किसी को मिलता है तो वो जाहिर सी बात है करेगा। लेकिन इस पे सुधार लाने की जरूरत ये है ना कि अगर आप अनरीजनेबल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप प्रूवन गिल्टी हो चुके हो, और ये सब बहुत घिना वाले मामले हैं, मतलब इनमें तो एप्लीकेशन लिखने की भी मतलब परमिशन नहीं मिलनी चाहिए ऐसे लोगों को बिल्कुल। जो प्रूव हो चुके हैं कि ये रेपिस्ट है। तो हमें संविधान में ये बदलाव लाने की जरूरत है कि अगर ऐसा कोई मामला है जिसमें ये प्रूवन गिल्टी हो चुका है, तो भाई आपको कोई हक नहीं है राष्ट्रपति से क्षमा मांगने का। आप या तो आजीवन कारावास में जाओ, या फिर आप हैंग टिल डेथ हो जाओ। ये होना चाहिए। इसमें एप्लीकेशन लिखने की तो कोई जरूरत ही नहीं आनी चाहिए। ये एक प्रस्ताव सेंट्रल गवर्नमेंट को लाना चाहिए पार्लियामेंट में। और साथ ही ज़रूरत ये भी है कि हम आपने जैसे ज़िक्र किया कि मीडिया में जो बात चलती है और मीडिया में जो सेंसेशनलिज्म चलता है रेप केसेस को लेकर, कोर्ट उसके आधार पर काम नहीं करता। कोर्ट जो है वो अपने अलग तरीके से काम करता है, तथ्यों के आधार पर काम करता है, और अच्छी खासी जो है वो सुनवाई चलती है। लेकिन इसमें डिले का जो मामला है उस पर हमने जब बात की तो आपने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में सुधार का जिक्र भी किया। इसी के साथ मैं ज़रा बात करना चाहता हूँ आपसे अब पोर्नोग्राफी के बारे में। पोर्नोग्राफी आजकल एक बहुत ही हॉट टॉपिक बन गया है क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो रेप केसेस हो रहे हैं उसमें जो आरोपी हैं वो पोर्न देखते हैं। तो ऐसे में अब एज रिस्ट्रिक्शंस की बात आ जाती है कि हमें कुछ एज का
यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए कि इतने से इतने बच्चे जो हैं, इतनी उम्र वाले जो बच्चे हैं वो पॉर्न साइट्स नहीं देख सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अब सब कुछ जब खुलेआम है तो कहाँ ही ये रिस्ट्रिक्शंस काम करते हैं। भारत सरकार पहले पॉर्न साइट्स पर बैन भी लगा चुकी है, लेकिन फिर भी आज भी ये सब खुला आम आम तौर पर सबके लिए मौजूद है। तो हम्म। ऐसे में कितने बच्चे जो हैं, आजकल का जो युवा है कितना एडिक्टेड है पॉर्न से। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या पोर्नोग्राफी को लेकर कोर्ट की तरफ से या फिर भारत सरकार की तरफ से अब कोई कड़ा फैसला लेने की आवश्यकता क्या आपको दिखाई देती है? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें या फिर सुप्रीम कोर्ट की बात करें या फिर किसी भी कोर्ट की बात करें, जहां तक बात पोर्नोग्राफी की है ना, हम्म, तो एक बार तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बैन लगाया इन सब चीजों पे, ठीक है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए? हम्म, आप एक युवा हैं, हम्म, ये शुरुआत कहाँ से होना चाहिए? ये शुरुआत होना चाहिए आपके स्कूल से। सबसे पहली बात, जी, जो ये टॉपिक जो हम स्किप करते हैं ना, सेक्स एजुकेशन का, हम्म, ये टॉपिक बहुत ही जरूरी टॉपिक है आज के डेट में। आज के सिनेरियो में अगर हम हैदराबाद रेप केस देखें या कलकत्ता रेप केस देखें या निर्भया कांड को देखें, हम्म, इसके बाद ये सेक्स एजुकेशन का टॉपिक बहुत जरूरी है। हम्म, ये अब जो हमारे सिलेबस में है, टीचर इसको भी पढ़ाने से कतराते हैं। वो हम्म, कहते हैं ये चैप्टर आप खुद से पढ़ लेना, हम्म, या फिर इसको स्किप कर देना। जी, जी, ऐसा माहौल बना क्यों है? अगर हम आज से अपने पुराने इंडियन कल्चर की बात करें या हम्म, वेदास की बात करें, तो कामा सूत्रा तो वहां भी पढ़ाया जाता था, बिल्कुल, ठीक है, गुरुकुल्स में तो ये भी पढ़ाया जाता था। हम्म, बट आज के डेट में आप क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? जो जैसा है बिल्कुल खुला, ये आप क्यों नहीं बता पा रहे हो? हम्म, आप क्यों शर्मा रहे हो? आप क्यों छुपा रहे हो इस चीज से? एक्साइटमेंट क्यों बढ़ रही है बच्चों की? इसलिए बढ़ रही है कि टीचर बिल्कुल। ये पढ़ाने से चूक क्यों रही है, या ये क्यों बोल रही है घर पे पढ़ लेना, आखिर इसमें है क्या बात? फिर वो नहीं, करते हैं इस लेकिन चीज को गूगल। लेकिन हम जिस समाज में रह रहे हैं वहां पर हम कहते हैं कि सोच बदलने की जरूरत है। लेकिन क्या सोच बदलने के लिए हम लोग रुक जाएं अभी, कि सोच बदलेगी तब ये गुनाह जो हो रहे हैं महिलाओं के साथ वो रुकेंगे? अब यहाँ पर तो जरूरत ये आती है कि कोई स्ट्रिक्ट एक्शन अभी के अभी लिया जाए। अब आप जैसे जिक्र कर रहे हैं कि सेक्स एजुकेशन की शिक्षा दी जानी चाहिए बच्चों को बुनियादी तौर पर, तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो आपकी तरफ से कही गई। लेकिन साथ ही में क्या पोर्नोग्राफी को लेकर एक बड़े पैमाने पर सरकार को भी या कोर्ट को भी विचार करने की जरूरत है? क्योंकि देखिए, सोच बदलने को लेकर कई साल, हमें निर्भया से लेकर अब तक कितने साल हो गए हैं। अब तब से लेकर अब तक अगर सोच नहीं बदली है तो हम सोच बदलने का इंतजार तो नहीं करेंगे। हमारे इन्वेस्टिगेशन की ड्यूरेशन देख लीजिए, कितने साल तक एक बच्ची को न्याय दिलाने में लग जाते हैं। हम जहाँ स्कूलों में गुड टच बैड टच की शिक्षा देने की बात करते रह जाते हैं, वहां पर कि हाँ, पुलिस की संवेदनहीनता को लेकर सवाल खड़े होने लग जाते हैं। जहाँ हाथरस में देखिए बच्चे के शव को रातों रात जला दिया जाता है। तो मतलब यहाँ पर एक संवेदनहीनता लोगों में जो बड़े हैं उनमें भी है। तो मतलब एक ऐसा कठोर कठोर स्टेप जो है ना, वो उठाने की जरूरत है कि सोच एक तरफ बदलती रहे। वो एक कांस्टेंट प्रोसेस नहीं है, लेकिन एक कठोर नियम हो कि ये आज से हम लागू कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक डर या भय जो है वो आज लोगों में रहेगा कि ऐसे कोई जघन्य अपराध को करने से पहले कई बार सोचे। बिल्कुल वैभव, देखिए इस पे सरकार और कोर्ट दोनों ने काम किया है। मैं आपको बता दूं, अभी राइट टू प्राइवेसी बिल, ठीक है, साइबर के न्यू लॉज आ रहे हैं जी। जो अभी लागू हो भी चुके हैं। मेरे हिसाब से ये 1 महीना हो चुका है या फिर 15-20 दिन हो रहे हैं। ये कानून भी लागू हो चुके हैं। हम्म, ये अभी मार्केट में आए नहीं है, अभी लोग इसे जानते नहीं है, क्योंकि हम इस फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आपको बता रहे हैं। इस पे आप भी पढ़ना इस साइबर लॉज के बारे में। जी। राइट टू प्राइवेसी बिल भी आ रहा है। हम्म, ये सब जो है ना, ये आने वाले टाइम पे ये पोर्नोग्राफी हो गया या अडल्ट कंटेंट हो गया, इस पे ना एक चेक बना के रखेगा, ठीक हम्म, है, कि अगर आप ये वॉच कर रहे हैं तो आपकी वॉच टाइम क्या है, इससे हम्म, आप गलत इन्फ्लुएंस हो रहे हो या नहीं हो रहे हो। इस हम्म, पे सरकार ने ऑलरेडी काम करना चालू कर दिया है। और जो ये मैं सेक्स एजुकेशन की बात कर रहा था, हम्म, ये बिल्कुल मैं कांस्टेंट ग्रोथ की बात कर रहा था, कि अगर आज शुरुआत करेंगे तो हमारा फ्यूचर सेफ होगा। ये तो बिल्कुल है, ये आज पढ़ा दूंगा तो आज रेप केसेस कम हो जाएंगे, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। होने वाला इस है। पे जो कठोर कानूनी कार्रवाई जो शुरू होने वाली है, मैं उससे आपको बता दे रहा हूँ कि हम्म, साइबर लॉज पे बहुत
कड़े-कड़े नियम आ रहे हैं और भविष्य में ये और भी कठोर होने वाला है। बिल्कुल, आपने एक बहुत ही रोचक विषय दिया है और निश्चित तौर पर मैं इस पर पढ़ूँगा। और इस पर देखिए, देश में क्योंकि लोकतंत्र है तो कई चर्चाएँ होती हैं कि कितना चेंज आना चाहिए, किन चीज़ों पर बैन लगना चाहिए या किन चीज़ों पर सरकार की पकड़ होनी चाहिए, वो अलग डिबेट है। लेकिन आप जिसका ज़िक्र कर रहे हैं, मैं निश्चित तौर पर इसके बारे में पढ़ूँगा। और फिलहाल देखिए, यहाँ पर पुलिस वालों की संवेदनशीलता को लेकर भी कई सवाल पूछे जाते हैं। जब कोई विक्टिम होता है, वो जाता है पुलिस के पास अपना केस दर्ज करवाने के लिए, तो उनसे कई ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि तुम वहाँ क्या कर रही थी, या फिर ये प्यार का चक्कर तो नहीं है, या कुछ ऐसे जहाँ पर विक्टिम पर ही ब्लेम डाला जाता है। हमने साफ उदाहरण हाथरस के वक्त पर देखा था, किस तरीके से पुलिस वालों ने पहले इस केस को कुछ और ही बनाकर पेश किया था, और इस केस में भी किस तरीके से बच्ची ने आत्महत्या कर ली, ये एंगल सबसे पहले माता पिता को बताया गया। तो ऐसे में जरूरत है कि हमारे पुलिस वालों को भी ये ज्ञान दिया जाए, या फिर कहा जाए कि एक ट्रेनिंग दी जाए कि किस तरीके से आपको डील करना है लोगों के साथ जो आपके पास अपनी कंप्लेंट लेकर आ रहे हैं। क्योंकि पुलिस वाले केवल डंडा चलाने के लिए नहीं है वहां पर। पुलिस वाले हैं जो व्यक्ति जा रहा है उसकी बात को समझकर उस पर सही तरीके से कदम उठाने की जिम्मेदारी पुलिस वालों पर है। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। एक मल्टी स्टेक प्रोग्राम जो है, वो हमेशा महीना-महीना या फिर क्वार्टरली हिसाब से करना चाहिए, जिसमें एक डिस्ट्रिक्ट हो गया या एक स्टेट हो गया, उसके जो अधिकारी हैं, जी। उनकी एक मीटिंग होनी चाहिए जिसमें पुलिस वालों को ये समझाना चाहिए कि क्या प्रोसेस होता है इस चीज़ का करने का, आपको क्या करना है। अगर आपके पास कोई एफआईआर लिखवाने आया है, तो इनिशियल स्टेप क्या होगा, आप उन्हें क्या सजेस्ट करोगे या वो आपको क्या बताएंगे, इस बारे में बातचीत होनी चाहिए और उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देनी चाहिए। देखिए, अब हमेशा नया कानून आते रहता है, हमको और आपको पता नहीं चलता है, अगर हम एक आम आदमी है तो ठीक है। उसी तरह पुलिस को भी नहीं पता चलता, क्योंकि वो कानून से वो जुड़े हुए हैं, लेकिन इतना भी नहीं कि उन्हें सब कुछ पता हो। ठीक है, ये तो मैं मानता हूँ इस बात को। तो इसलिए एक मल्टी स्टेक प्रोग्राम होना चाहिए और उनको टाइम टू टाइम, जैसे कोई न्यू कानून आता है, कोई नया अमेंडमेंट आता है कि इसमें ये सुधार हुआ है, वो सुधार, उस पर तुरंत इमीडिएट एक्शन ये होना चाहिए कि पुलिस तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि ये प्रोसेस अब चेंज हो गया है, अब ये आ गया। अब जैसे आईपीसी सीआरपीसी चेंज होके बीएनएस बीएनएसएस आ गया है, तो उनको एक थॉरो ट्रेनिंग इस चीज से देना चाहिए कि पहले ये हुआ करता था, अब ये है, अब ये सेक्शन हट गया है, उसकी जगह ये सेक्शन आ गया है, अब आपको एफआईआर इस प्रोसेस में नहीं लिखना है, अब आपको एफआईआर इस प्रोसेस पे लिखना है। तो इस पे तुरंत तुरंत काम होना चाहिए, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की, मैं मानता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए। बिल्कुल। और जैसे हम संवेदनहीनता की पुलिस का जिक्र कर रहे हैं, तो ऐसे में मुझे लगता है कि एक अलग से एक सेल का गठन होना चाहिए जो महिलाओं के मामले को देखेगा, या फिर जो महिलाओं के विषय को लेकर ही अलग से पूरी कार्रवाई करेगा। जैसे हम सीबीआई की बात करते हैं, एक अलग इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है जो कि सेंटर के अधीन आती है, वैसे ही एक महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी एक अलग एजेंसी बनाई जानी चाहिए। एक वुमेन टास्क फोर्स का गठन जो मेरे हिसाब से आने वाले 3 से 4 सालों में हो सकता है, और उस पे जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, उसके अंडर में ये सेल आएगा, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ आईटी सेक्टर की जो वुमेन वर्कर हो गई, अनरिकॉग्नाइज्ड सेक्टर की जो वुमेन महिला हो गई, या फिर गर्भवती महिला जो होती है, और जो हम ये भी आजकल ये भी हम देखते हैं कि एक जो एम्प्लॉयर होता है वो अपने प्रेग्नेंट एम्प्लॉय को छुट्टी भी नहीं देता है प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन पे, जो कि उनका अब तो एक अधिकार भी है कि उन्हें छुट्टी मिलनी चाहिए 26 वीक्स की। तो इन पे एक कड़ी चेक रखने की जरूरत है, जिसके लिए आने वाले 3 से 4 सालों में शायद ऐसा हो कि एक वुमेन टास्क फोर्स का गठन हो। बहुत महत्वपूर्ण बात आपकी तरफ से कही गई। और देखिए, साथ ही में जब निर्भया हुआ, तब वहां से निर्भया ऐप बना, निर्भया फंड बना, निर्भया सेंटर बनने की बातें हुई, निर्भया हेल्पलाइन बनने की बातें हुई, लेकिन आज कहाँ पर है वो। जब गुनाह की आंकड़े सामने आते हैं तो अपने आप में ही सवाल खड़े बहुत सारे होते हैं। और ऐसे में जब कोर्ट सुमोटो कॉग्निजेंस लेकर कोलकाता के केस पर बात करती है, तो मुझे लगता है कि महिलाओं के लिए जो पहले से
चीजें बनी हुई हैं, जो कानून बने हुए हैं, उस पर भी मुझे लगता है कि कोर्ट को समय समय पर संज्ञान लेते रहना चाहिए कि कितना वो जमीन पर चीजें कायम है सही तरीके से व्यवस्थाएं। बिल्कुल बिल्कुल, इस पे तो ये तो एक्चुअली ये मैटर क्या हुआ, ये हम्म, अगर मैं आपको एक लेमैन लैंग्वेज में बताऊं वैभव, जी। दिक्कत ये है हमारे साथ में, या इंडियन सोसाइटी, या हमारी मेंटेलिटी या पर्सपेक्टिव, हम कुछ भी कह लें, हम्म। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है ना, कि हम जो एग्रेशन शो करते हैं ना, ये 2 दिन का होता है। हम्म। आप आज कैंडल लेके चले जाओगे, आप 2 दिन धरने पे बैठ जाओगे, 4 दिन बैठ जाओगे, कुछ नहीं होगा, 5वें दिन अपने अपने घर चले जाओगे, काम में लग जाओगे, ठीक है। हम्म। अभी मैं आपको ना इंडिया का एग्जांपल दूंगा फॉरेन कंट्रीज के साथ में। जी। अब इंडिया में तो ये कल्चर हो गया कि हमारे अंदर 2 दिन का जोश होता है, तीसरे दिन हम ठंडे पड़ जाते हैं। और ये आप किसी भी रेप की हिस्ट्री को उठा के देख लो। हाँ, जब ये हाईलाइट हो जाता है केस, जब सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि दे हैव टू इंटरफेयर इन दिस पर्टिकुलर केस, तो फिर वो सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हैं इस चीज पे। हम्म। लेकिन क्या हुआ झारखंड के केस का, क्या हुआ उत्तर प्रदेश के केस का, वहां सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं लिया सुओ मोटो एक्शन? महत्व। क्यों वहां आक्रोश इतना नहीं देखने को मिला जितना ये बंगाल में देखने को मिला? उसके पीछे का कारण ये है कि हम बहुत सुस्त हैं, हमारे अंदर बहुत सुस्ती है। हम 2 दिन तो आक्रोश दिखाते हैं, तीसरे दिन हम चुपचाप अपने घर चले जाते हैं। ये दिक्कत हमारे साथ है। अब मैं आपको यही चीज बताता हूँ, अमेरिका में, हम्म। अगर अमेरिका में ऐसा कोई केस होता है, तो वहां पे पीयर प्रेशर ग्रुप्स है जो हम्म। सरकार पे दबाव बनाती है कि आप क्या कर रहे हो, आपकी सरकार सो क्यों रही है, हमारे देश में ये चीज चल रहा है। हम्म। जो कि यूएसए के हम्म। जो पार्लियामेंट है, वहां पे एक प्रेशर बना के रखती है, उनका एक दबदबा होता है कि आप सरकार को ये बात सुनना पड़ेगा, इस पे एक्शन लेना पड़ेगा, और हम्म। सरकार लेती भी है एक्शन। लेकिन हमारे यहाँ कोई प्रेशर ग्रुप है नहीं वैभव। हम्म। हमारे यहाँ पे हम खुद जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट में ऑपोजिशन बोलेगी, ऑपोजिशन के अगेंस्ट में रूलिंग पार्टी बोलेगी, और साथ में जो जनता है वो डिवाइड एंड रूल कर लेती है। आधे ऑपोजिशन की तरफ से बात करेंगे, आधे रूलिंग की तरफ से बात मुझे करेंगे, लगता और है क्या कि करेंगे, दो बिल्कुल। दिन के अंदर वो केस सुना ही नहीं जाता है। वो जो इम्पोर्टेंट चीजें होती है वो मिस आउट हो जाती है इसी चक्कर में। बिल्कुल और ब्रूटैलिटी को लेकर जितना ब्रूटल उस बच्ची के साथ कुछ हुआ होगा, उतना ज़्यादा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमारी जनता से कि उतनी ज़्यादा आवाज़ उठेगी। अब ऐसे में हम संज्ञाएं दे देते हैं कि वो निर्भया है, वो अभया है। हम सेंसेशनलिज्म के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं, और फिर ऐसा लगता है कि एक एपिडेमिक की तरह हमारे देश में रेप है। जैसे 1 घंटे में एनसीआरबी का डाटा बताता है कि 16 रेप होते हैं, लेकिन कन्विक्शन रेट कितना है? 27%। हम्म, सेंसेशनलिज्म के पीछे हमारी जो जनता है वो पीछे छुपती है। और ऐसे में जिन 1 घंटे में 16 बच्चियों के साथ रेप होता है, उनमें से केवल हम एक ही बेटी की बात कर पाते हैं। वो एक देश के लिए, देश के लोगों के लिए भी सोचने का विषय है। देश के लोगों को ये बताने का भी विषय है वैभव, कि आप जिस आक्रोश में आकर के प्रोटेस्ट करते हैं, कैंडल मार्च निकालते हैं, आप उसी लड़की का वीडियो और फोटो ग्रुप पे शेयर कर रहे हैं, नाम, अरे एक विक्टिम का नाम डिस्क्लोज कर रहे हैं आप, एक एक्यूज का नाम डिस्क्लोज कर रहे हैं। ये होना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपसे, कानूनी रूप हाँ, से ये नहीं आपने होना चाहिए। आपने बहुत सही चीज का जिक्र किया है। मैं इस पर जरा आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। जैसे आपने कहा कि विक्टिम का नाम डिस्क्लोज नहीं किया जाना चाहिए। अब जैसे आपने एक बहुत अच्छी बात पहले कही थी कि कोर्ट की सुनवाई अलग चलती है, मीडिया की सुनवाई अलग चलती है। तो बिल्कुल। कोर्ट ने कह दिया कि आप जो है विक्टिम का नाम नहीं बताएंगे, नहीं डिस्क्लोज करेंगे। लेकिन अगर आप बाहर समाज में आते हैं, सामाजिक तौर पर बात करते हैं, तो एक चीज ये मानी जाती है, या कहा जाए कि ये मानी जानी चाहिए कि जो लड़की है उसकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ नहीं हुआ है। ये उस शख्स ने अपनी इज्जत को दुनिया के सामने प्रदर्शित किया है जिसने ये रेप किया है। तो हम्म, ऐसे में उस महिला का जो नाम है उसे डिस्क्लोज करने में क्या समस्या आ सकती है? और ऐसे में क्या आपको नहीं लगता, बतौर एक वकील, क्योंकि कोर्ट का अलग नियम हो सकता है इसको लेकर, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एक बतौर एक वकील इस बात पर अपनी राय रखें कि क्या इसका अधिकार परिवार पर ना छोड़ दिया जाए, या फिर कि परिवार चाहता है कि उस बच्ची का नाम बाहर आए या ना आए, या फिर किस तरीके से आपको लगता है कि इस पूरे मामले पर देखा जा कैसे देखते हैं आप इस पूरे चीज को? देखिए वैभव, ये
अगर हम क्रिमिनल लॉ की बात करें या संविधान की बात करें, तो इन कैमरा प्रोसीडिंग्स फॉलो किया जाता है, ठीक है, रेप के केसेस में, जिसमें क्या होता है, कोर्ट में कोई नहीं प्रेजेंट होगा। हमारा कोर्ट कहा जाता है ओपन कोर्ट है, कोई भी बैठ सकता है, सुन सकता है क्या चल रहा है क्या नहीं, क्योंकि एक ओपन कोर्ट है। लेकिन जब हम पॉक्सो की बात करते हैं या रेप केसेस की बात करते हैं, तो फिर वो इन कैमरा प्रोसीडिंग हो जाता है। इन कैमरा प्रोसीडिंग इसलिए ताकि उसकी मॉडेस्टी, उसका जो आपका पहचान है वो रिवील ना हो सके। हम केसेस में लिखते हैं स्टेट वर्सेस XYZ। क्यों लिखते हैं XYZ? वो क्या कर रहा है, वो डिनोट कर रहा है कि हम एक्यूज का नाम नहीं बता रहे हैं, ठीक है। अब उस एक्यूज के नाम पे आप स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एक्यूज ए का केस अगर पढ़ोगे, तो उसमें विक्टिम का नाम डिस्क्लोज सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया है। वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने XYZ करके विक्टिम का नाम को डिनोट किया है, जिसमें 2 लड़की का रेप होता है, ठीक है। ये क्यों है? ताकि उसकी जो सेल्फ है, जो उनका जो पहचान है, सेल्फ पहचान जो है उनका, वो डिस्क्लोज ना किया जाए। क्यों नहीं किया जाए? क्योंकि हम ऐसे देश में रहते हैं वैभव, जहां एक लड़की का रेप हुआ और 16 घंटा, लड़की के रेप हुए 16 घंटा हुआ है, और गूगल पे ट्रेंडिंग क्या हो रहा है? उस लड़की का नाम और बगल में सेक्स वीडियो। बताइए, हम ऐसे डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं जहाँ पे हमें इतनी ज्यादा छूट है कि हम जिस लड़की का 16 घंटे पहले रेप हुआ उसकी सेक्स वीडियो यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये होना ही नहीं चाहिए ना। अगर जो लड़की ये तो जैसे मर गई है लड़की, बहुत सारे रेप केसेस में जो विक्टिम है वो जिंदा रहती है। हाँ। या जो एक्यूज्ड है, अब ये भी एक डाउट वाली बात है ना, जो मीडिया क्रिएट कर देती है। XYZ को बता देती है कि ये इसको ट्रेस किया गया था, ये हुआ, फलाना हुआ, धमकाना हुआ। अब क्या किया मीडिया ने? आम पब्लिक के दिमाग में ये डाल ही दिया कि यही है रेपिस्ट। आगे जाके पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि ये तो रेपिस्ट था ही नहीं, इसके फोन वहां पे था, या इसका कुछ वहां पे था, बल्कि रेपिस्ट कोई और था। लेकिन जनता क्या किया? जनता उस नाम के साथ में, उस पहचान के साथ में, उस फोटो के साथ में इतना फेमिलियर हो गया कि उसके लिए रेपिस्ट अब वही है। तो इसमें हमने क्या किया? एक बेगुनाह को, जो बेगुनाह था, जो जिसको पता भी नहीं था क्या होना क्या नहीं, अब उसका पूरा करियर खत्म हो गया है। और उसका जो परिवार था वो अलग ही मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा है, और वो खुद डिप्रेशन का शिकार हो गया इस केस के बाद। बिल्कुल, ठीक है। संवेदनहीनता। और बिल्कुल। और जो विक्टिम है, विक्टिम का तो घर से निकलना बंद हो जाएगा। उसका फेस, अगर वो बच गई, वो बच्ची अगर, या वो लड़की अगर बच गई, तो आगे का उसका तो करियर खत्म हो गया। उससे शादी कौन करेगा? उसका तो नाम ट्रेंडिंग में आ गया, उसका तो सेक्स वीडियो चाहिए सबको। क्यों करते हैं फिर? अगर आपको इतना ही आक्रोश रहता है, इतना ही गुस्सा है इस केस के प्रति, तो फिर 16 घंटा में इतना ट्रेंडिंग क्यों आ रहा है कि फलाना लड़की का सेक्स वीडियो? क्यों जानना है भाई आपको? बिल्कुल, देखिए, समाज के हिसाब से कानून बनते हैं, और जिस समाज में हम महिलाओं के नाम को डिस्क्लोज करने की बात कर रहे हैं, ये कहकर कि महिलाओं का जो सम्मान है वो नहीं नष्ट हुआ है, ये उस आरोपी का सम्मान नष्ट हुआ है। लेकिन हमें देखना होगा कि जिस समाज में हम रह रहे हैं वहां पर गूगल के ऊपर उस बच्ची के नाम के साथ किस तरह की सर्च की जाती है, तो निश्चित तौर पर समाज के अंदर झांकने की भी जरूरत है कि बिल्कुल इसी समाज के मुताबिक ही कानून बना है। क्या हमारे देश में वो वक्त आ गया है जब मैरिटल रेप पर भी अब चर्चा होने की जरूरत है? देखिए वैभव, मैरिटल रेप का पहले तो कोई कॉन्सेप्ट था नहीं, लेकिन अब क्या है ना वैभव, जैसे जैसे हमारा सोसाइटी डेवलप कर रहा है तो लॉ नीड्स टू चेंज। ठीक है। और इस पे क्या है कि जो मैरिटल रेप है ना, वो अब क्रुएल्टी की धारणा में आ रहा है धीरे धीरे, और क्रुएल्टी एक बहुत बड़ा ग्राउंड है डाइवोर्स के लिए। तो महिला अब मैरिटल रेप पे खड़ी हो रही है, और वो इसे क्रुएल्टी की ओर संदेश भी कर रही है। क्यों क्रुएल्टी की ओर संदेश कर रही है? क्योंकि जब रेप होता है तो इंजरी होती है, ये कॉमन सी बात है। और जो ये इंजरी है वो क्रुएल्टी की तरफ इशारा भी कर रही है। तो कहीं ना कहीं से अगर हम देखें तो मैरिटल रेप इंजरी और इंजरी क्रुएल्टी को दर्शाते हुए एक अच्छा खासा डाइवर्स रेंज ऑफ क्रिमिनलिटी को दिखा रहा है, और इसे कहीं ना कहीं पनिशेबल बनाने की जरूरत है। और आने वाले समय में ये एक ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा, और इस पे भी पनिशमेंट मिलेगी। अभिजीत जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हमारी कई स्टेट्स में, खासकर उत्तर प्रदेश में, हम देखते हैं कि कुछ भी होता है और
जिस व्यक्ति को आरोपी बनाकर चर्चाएं होती हैं, उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चल जाता है। अभी जी जी हाल ही में ही एक रेप केस में उस व्यक्ति, एक जो आरोपी है, उसकी प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चला दिया गया। लेकिन इसके पीछे डिसीजन किसका होता है? वहां की सरकार का। तो जी ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या ये बुलडोजर कार्रवाइयां जो होती हैं, ये न्याय प्रणाली को एक चुनौती नहीं है? और क्या सरकार के स्तर पर इस तरीके से एक न्याय देना, या फिर यूं कहा जाए कि कुछ लोग इसे कहते हैं कि नजीर पेश कर दी गई, ये कितना सही है आपके मुताबिक? देखिए, ये हमेशा से ना एक पॉलिटिकल एजेंडा रहा है। अगर हम किसी भी इंडियन स्टेट्स में किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को ये दोषी ठहरा रहे हैं कि वो पॉलिटिकल फायदे के लिए ये सब कर रहा है, और जैसा आपने मेंशन किया कि ये हम्म कोई चुनौती दे रहा है या नहीं, ये एक्चुअली अगर लीगल टर्म्स पे देखा जाए तो ये लैक ऑफ गवर्नेंस सबसे पहला तो है कि हम्म यहाँ पे कहीं ना कहीं राज्य सरकार द्वारा लैक ऑफ गवर्नेंस का प्रदर्शन किया जा रहा है। हम्म अपने वोट बैंकर्स को खुश करने के लिए जो ये कार्रवाई राज्य सरकार करती है, हम्म जो ये बिल्कुल ही गलत और असंवैधानिक है। और असम- ये साफ साफ दर्शा रहा है कि कैसे आप तानाशाही कर रहे हो एक डेमोक्रेटिक स्टेट पे। पहली बात तो ये। हम्म फिर मैं दूसरी बात ये मेंशन कर रहा हूँ, हम्म ये जो बुलडोजर चला, आपने खुद कहा आरोपी पे। हम्म आरोप अभी सिद्ध नहीं हुआ है, अवैध आरोपी पे। जमीन पर। ठीक है, आरोपी पे चल रहा है तो मतलब आप समझ रहे हैं कि क्यों नाम छुपाने की जरूरत है। क्योंकि पब्लिक का आक्रोश एक पर्टिकुलर इंसान पे है जो कि अभी तक एक्यूज्ड है। हम्म अब तक वो गिल्टी प्रूव हुआ नहीं है न्याय प्रणाली द्वारा। हम्म पर पब्लिक का आक्रोश इतना है कि स्टेट गवर्नमेंट अपने फायदे, अपने चुनाव के फायदे, इलेक्शन के फायदे और वोट बैंकर्स को खुश करने के लिए हम्म जो ये असंवैधानिक कार्य करते हैं कि बुलडोजर चला देना, किसी ना किसी तरीके से लॉ में लूप होल ढूंढ कर हम्म ये सब काम करना, ये सब बिल्कुल तानाशाही दर्शाता है। यहाँ ये एक डेमोक्रेटिक स्टेट पे होना ही नहीं चाहिए। रेप्स पॉलिटिसाइज हो जाते हैं एक तरीके से। बिल्कुल 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 हो जाती है। हम्म विक्टिम नेम और एक्यूज नेम जो ये डिस्क्लोजर कर देते हैं, और खास करके जो ये हमारी मीडिया पार्टनर्स जो करते हैं, हम्म इनके साथ जो डिबेट चल जाता है, कि एक पैनल डिस्कशन चल जाता है, सिर्फ नाम, जात, कहाँ रहता है, इसके ऊपर जो ये चल रहा है, ये हम्म बहुत ही गलत है। मीडिया को अपने एक दायरे पर रह के इस काम को करने की बहुत जरूरत है। क्योंकि अल्टीमेटली एक आम आदमी सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को नहीं जानता है, हम्म वो मीडिया के वर्डिक्ट को ज्यादा भाव देता है। पहली हम्म बात तो ये। हम्म उसे लीगल लैंग्वेज समझ में उतनी नहीं आती है जितना उसे मीडिया का लेमैन लैंग्वेज समझ में आता है। हम्म तो ये एक जो हमारी डेमोक्रेसी का जो एक पिलर है जिसे मीडिया हाउस का नाम दिया गया है, तो ये मीडिया हाउस की भी उतनी ही ज्यादा अकाउंटेबिलिटी है कि उसे चीजों को मसाला लगाकर पेश नहीं करना चाहिए, उसे एज इट इज पेश करना चाहिए। अगर एक्यूज्ड है तो एक्यूज्ड की तरह उसे ट्रीटमेंट देना चाहिए, ना कि आरोप सिद्ध हो चुका है। ये बात मीडिया को ध्यान में रखना चाहिए। आप मतलब सेंसेशनलिज्म की बात कर रहे हैं, जैसे बिल्कुल हैदराबाद के केस में गलत एनकाउंटर हो जाता है, लेकिन जनता को लगता है कि एनकाउंटर कर देते हैं तो जल्दी इंसाफ हो जाता है। उसी तरीके से बुलडोजर कार्रवाई है, वो एक रेप को पॉलिटिसाइज करने का तरीका है, लेकिन लोग कहते हैं कि ये एक नज़ीर पेश कर देने वाली बात है। तो यहाँ पर निश्चित तौर पर जो ड्यूटी मीडिया की है, जिसका जिक्र आपने किया, वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, कि सेंसेशनलाइज जो है इन मामलों को ज्यादा ना किया जाए। लेकिन हमारे देश में सेंसेशनलिज्म के बिना अगर किसी की आंखों से जब तक आंसू नहीं आता है ना, तब तक उस व्यक्ति को समझा जाता है इस व्यक्ति का कोई कसूर नहीं है। ये जो बुलडोजर कांड हो रहा है या हम्म इनकाउंटर जो हो रहा है, जो एक आम पब्लिक को दिलासा देने के लिए कि सपोर्ट सिस्टम आपके साथ है, या फिर हम्म एक तरीके से जो आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल एजेंडा बना दिया गया है, ये एक गलत प्रेसिडेंट भी सेट कर रहा है ना आने वाले फ्यूचर के लिए, कि अगर कुछ प्रॉब्लम है तो बुलडोजर चला दो, इनकाउंटर करा दो। अरे भाई, उसका गलत, जो उसका गिल्टी है उसको प्रूव तो होने दो, उसके लेकिन बाद उसका नाम ले लो। और लेकिन नाम तो खैर लेना नहीं चाहिए, मतलब उसके बाद ये करो कि हाँ, दिस वाज द पर्सन जो अरेस्ट हुआ इतने तारीख को, जो भी उसके साथ हुआ, तब बोलो।
हाँ। आप पहले ही उस इंसान को गिल्टी साबित कर दे रहे हो पब्लिक के नजर में, नहीं, और फिर लेकिन उसका आक्रोश बेचारे के परिवार वालों को झेलना पड़ता है। लेकिन बहुत समय लग जाता है ना न्याय में भी हमारे देश में। देखिए अभी 8 साल तो हम केवल निर्भया के गिनते हैं, लेकिन ऐसे केस हैं जिसमें कई सालों बाद फैसला आया। जो अभी मुझे याद नहीं कौन से शहर का केस है, जहां पर 100 बच्चियों के साथ एक व्यक्ति ने बलात्कार किया। कितने सालों बाद उसका वर्डिक्ट कोर्ट से सामने आया है। तो फिर यहाँ पर जनता के बीच में सेंसेशनलिज्म एक काम करता है कि जल्दी न्याय हो। लेकिन आपने सही चीज कही कि न्याय का काम केवल न्यायपालिका का है, और सेंसेशनलिज्म जो है वो जो गुनहगार नहीं भी है उसे भी गुनहगार बनाता है। यही भारतीय अब इसे भारतीय न्यायपालिका की खूबसूरती कहें या फिर एक लूपहोल कहें कि ये जो दोषी होता है, जो आरोपी होता है, उसे भी एक मौका देता है अपने आप को पेश करने का, और इसकी वजह से न्याय में बहुत बार देरी भी हो जाती है। एक केस था महाराष्ट्र का, ठीक है, उस पे क्या होता है कि जो एक्यूज्ड पर्सन था वो सच में गिल्टी होता है, वो कोर्ट बाद में प्रूव करता है और उसे अच्छी खासी सुनवाई भी देता है। बट उसका जो बैकग्राउंड था, पास्ट बैकग्राउंड में जो जो उसने कांड किया था, जितने उसने रेप करे थे, मैं उस केस का नाम नहीं लूंगा, लेकिन अभी जो मैं एक ब्रीफ बता रहा हूँ उससे आप अगर उसे आप सर्च करोगे तो आपको वो केस मिल जाएगा और आप वो पूरा पढ़ सकते हो। और जो ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं मैं उन्हें भी ये केस बताना चाहूंगा कि ये महाराष्ट्र का केस था जिसमें जो एक्यूज था वो सच में बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही क्रूरता से लड़कियों का रेप, मर्डर, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग वगैरह करता था। जिसके बाद क्या हुआ, कोर्ट में ही उसका मर्डर हो गया और मर्डर करने वाले कम से कम 50 से 100 औरतें थी जो एक झुंड बना के आती है और वेट करती है कि कब एक्यूज्ड आएगा विटनेस बॉक्स पे। और जैसे ही वो विटनेस बॉक्स पे आता है भरे कोर्ट में उसका मर्डर करती है और कोर्ट के बाहर जाके ऑटो लेकर वापस अपने घर जाती है। जिसमें एक जस्टिस का जो एक हमारे ऑनरेबल जज थे, जस्टिस साहब, उन्होंने अपने वर्डिक्ट में उन औरतों को दोष मुक्त किया। इसके पीछे का कारण ये था कि जो एक आक्रोश उनके अंदर इतने सालों से भरा हुआ था, जो एक्यूज्ड के प्रति एक हिंसा प्रदर्शन के लिए जो इनके मन में इतने सालों से चल रहा था, जिसका एक एग्रेशन निकल के आया और उन 50-100 औरतों ने उसका मर्डर कोर्ट में कर दिया और उन औरतों को दोष मुक्त किया गया जस्टिस के द्वारा। तो ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है हमें कि अगर उस तरीके का वो क्राइम कर रहा है, उस तरीके का वो क्रिमिनल है, तो उसके लिए ये जो सजा जो औरतों ने उसको दी है ये बिल्कुल सही था। लेकिन कहीं भी ये नहीं है कि वो निर्दोष था या कुछ था, वो दोषी बिल्कुल था और ये बात प्रूव भी हो गई थी। और इसी चीज को एक प्रेसिडेंट, इस टाइप का प्रेसिडेंट को सेट मार्क करना चाहिए फ्यूचर के लिए, ना कि ये बुलडोजर और ये इनकाउंटर वाला। बिल्कुल। देखिए व्यवस्था जो है हमारे समाज की वो लोकतांत्रिक है, ना कि महाभारत वाले काल की, जहाँ एक महिला के सम्मान के लिए युद्ध तक हो जाया करता था। तो निश्चित तौर पर हम सबके लिए महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से उस आक्रोश और हमारे देश के लोकतंत्र के बीच में हम सब एक समझ पैदा करें कि किस तरीके से एक असल न्याय, सही मायनों में न्याय एक महिला को मिल सकता है जिसके साथ ये जघन्य अपराध होता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद वैभव।